नमस्कार दोस्तों। आज एस्ट्रो क्लिनिक में हम बात करेंगे मीन लगन और राशि के लिए अक्टूबर का महीना क्या लेके आ रहा है, यानी पाइसिस असेंडेंट के लिए। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले ही घर में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपका मीन लगन है। और अगर चंद्रमा भी यही मौजूद है, यानी मीन राशि है। अगर चंद्रमा कहीं और मौजूद है तो आपको दूसरा वीडियो भी देखना चाहिए, ताकि आपको संपूर्ण महीना कैसा रहेगा उसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि लगन के जो मालिक हैं या राशि के जो मालिक हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। बृहस्पति देव भले ही वक्री अवस्था में हैं, लेकिन धन भाव में चल रहे हैं और राहु से इनकी बहुत ज़्यादा दूरी बन गई है, यानी बृहस्पति देव बहुत बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। पिछले कुछ महीने से आपने हेल्थ में अपने कुछ दिक्कतें देखी होंगी, और वहीं ये भी देखा होगा कि कुछ आपके धन का व्यय कुछ अलग चीज़ों में हो गया जिसमें आप नहीं चाहते थे, या फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम चली, या आपने अपनी वाणी की वजह से कहीं शत्रुता कर ली या कुछ उल्टा सीधा कहीं बोल दिया जो नॉर्मली आप नहीं बोलते हैं। दोस्तों, वो इस वजह से था क्योंकि राहु और बृहस्पति एक साथ युति में थे। गुरु चंडाल दोष आपके सेकंड हाउस में ही बना हुआ था, जो हमारी वाणी का, फैमिली का, धन का स्थान होता है। तो बृहस्पति देव का स्ट्रांग हो जाना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगन का मालिक स्ट्रांग हो तभी दूसरे योग या विपरीत राजयोग काम करते हैं। फिफ्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुंडली का पहला, पांचवा और नौवां भाव काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनकी स्थिति देख के पता चलता है कि महीना कैसे जाएगा या कुंडली कितनी मजबूत है या वीक है। दोस्तों, आपके पांचवें घर के मालिक बनते हैं चंद्रदेव, और ये बहुत ही जल्द राशि परिवर्तन करते हैं, यानी 2.25 दिन ही एक घर में रहते हैं। तो ये 12 घरों का चक्कर ये 28 दिनों में लगा लेते हैं। इसलिए चंद्रमा का जो फल होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मंगल देव आपकी कुंडली के 9वें घर के मालिक हैं, और वहीं ये आपके दूसरे घर के भी मालिक हैं, और ये अभी चल रहे हैं कन्या राशि में, यानी 7वें घर में, और 3 तारीख को ट्रांजिट करके 8वें घर में चले जाएंगे। दोस्तों, मंगल देव आपकी कुंडली के 9वें और दूसरे घर के मालिक हैं, और इनका 7वें घर में जाना एक तरीके का मंगल दोष बनाता है, और वहीं जब ये चले जाएंगे 8वें घर में तो वो भी मंगल दोष का ही सीन बनाता है। यानी कहीं ना कहीं स्पाउस से रिलेटेड आपका मनमुटाव हो सकता है, या फिर इन लॉज की वजह से कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ मनमुटाव हो। अगर आपकी मंगल की ही महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतरदशा चल रही है तो इसके उपाय करें, तभी आपको अच्छा फल मिलेगा। और वैसे भी 7वें घर में मंगल अपनी शत्रु राशि बुध के घर में होते हैं, तो इसलिए कुछ उपाय करना वैसे भी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, बुध देव की बात करते हैं। बुध देव आपकी कुंडली में 2 केंद्र स्थानों के मालिक हैं, चौथा घर और 7वां घर। एक सुख स्थान और एक स्पाउस या बिजनेस का घर हो गया, और ये 18 तारीख तक रहेंगे 6 नंबर राशि में, पंच महापुरुष योग भद्र नाम का बना के, और फिर ये चले जाएंगे तुला में। 18 तारीख का पीरियड बुध के अपने ही घर में होने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सूर्य के साथ होंगे तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको पैसे से लेके बिजनेस में लेके कुछ आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिल सकता है। और वहीं जब ये चले जाएंगे 8वें घर में तो थोड़ा अपने धन का ध्यान ही रखिएगा, यानी कहीं ना कहीं खर्च अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, और वहीं अपनी माता की हेल्थ का भी और स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 2 घरों के मालिक होते हैं, एक है तीसरा घर और एक है 8वां घर। यानी बृहस्पति देव ने दोनों ही जो खराब डिपार्टमेंट हैं, जैसे 6, 8, 12 तो खराब होता ही है, लेकिन 3 भी उच्च स्थानीय होता है। तो शुक्रदेव को डिपार्टमेंट ही ऐसा दिया हुआ है क्योंकि वो दानवों के गुरु हैं और वो देवताओं के गुरु हैं, तो आपस में नैसर्गिक दुश्मनी तो है ही है, भले ही दोनों शुभ प्लेनेट हैं। तो शुक्रदेव जो हैं वो पूरा ही महीना सिंह राशि में रहेंगे, यानी छठे घर में। अब दोस्तों, तीसरे घर का और 8वें घर का मालिक छठे घर में चला जाए तो कहीं ना कहीं
एक्सीडेंट होना, बीमारी होना या कहीं शत्रुता मोल लेना, ऐसा सीन बन सकता है। और यहाँ ये भी ध्यान रहे कि जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 8th हाउस में, तो उस पीरियड में छठे और आठवें का राशि परिवर्तन योग बन जाएगा। तो वहाँ से स्थिति फिर भी थोड़ी संभल जाएगी, लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ का ध्यान ही रखें, क्योंकि विपरीत राजयोग तभी काम करेगा जब लगन का मालिक स्ट्रांग होगा, और इस महीने लगन का मालिक स्ट्रांग है। दोस्तों, सूर्यदेव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं महीने के मिड तक। उसके बाद 8वें घर में चले जाएंगे, तो इसलिए आप इनका भी कुछ ना कुछ उपाय करें, क्योंकि 8वां घर वैसे भी मृत्यु स्थान होता है, तो वहाँ पे कोई भी प्लेनेट जाता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव तो करता ही है। दोस्तों, शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव को 2 घर मिले हुए हैं आपकी कुंडली में, एक 11वां यानी लाभ का और दूसरा 12वां यानी खर्च या विदेश का, और ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी कुंडली के 12वें घर में। तो दोस्तों, जो लोग तो विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार या कुछ काम करते हैं या उनके वर्कर्स वगैरह हैं, तो उनके लिए तो 12वें घर के मालिक का 12वें घर में ही बैठे होना, भले ही विपरीत चल रहे हैं अभी, यानी मार्गी की बजाय वक्री चल रहे हैं, लेकिन तब भी विदेश से जुड़े मुड़े काम आपके करवा सकते हैं। अगर आपका राशि मीन है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनि की चढ़ती हुई साढ़सती भी चल रही है। दोस्तों, चंद्रदेव से एक घर पहले, चंद्रदेव के साथ यानी राशि के ऊपर या राशि से एक घर आगे अगर शनिदेव चल रहे हों, तो ये 2.5 साल का पीरियड साढ़े सती का होता है, यानी चढ़ती हुई, उसके बाद राशि के ऊपर, उसके बाद उतरती हुई। अगर आपका लगन मीन है, राशि अलग है, तब आपको इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी राशि मीन है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपके ऊपर साढ़े सती का असर भी चल रहा है, तो शनि के कुछ उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, राहु और केतु इस महीने बहुत वीक हो गए हैं, डिग्री वाइज 2 डिग्री से भी नीचे हैं, और 30 तारीख को तो ट्रांजिट ही कर जाएंगे पिछले घर में, यानी राहु आ जाएंगे आपके लगन में और केतु आ जाएंगे आपके 7वें घर में। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और इनके उपाय करना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 साल तक तकरीबन यहीं पर रहेंगे। राहु का लगन में बैठे होना और केतु का 7वें घर में या उल्टा होना, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कुछ प्रभाव कर सकता है। गज केसरी राजयोग की बात करते हैं। गज केसरी राजयोग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति साथ में हो या एक दूसरे से केंद्र संबंध में हो। ये पैसे के फ्लो या मनी फ्लो के लिए अच्छा होता है। जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं या पैसे का लेन देन का काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन बन जाते हैं, या स्टॉक मार्केट या डेली ट्रेडिंग करने वाले। दोस्तों, 1, 28, 29 तारीख को ये योग बनेगा आपकी कुंडली के 2nd हाउस में। ये बहुत अच्छा है, धन का ही घर है, मंगल इस घर के मालिक हैं। दोनों बृहस्पति और चंद्रमा मंगल के घर में अच्छा ही महसूस करते हैं, और आपकी कुंडली में तो वो 9वें घर के मालिक हैं मंगल, साथ ही साथ, और 5वें घर के मालिक है चंद्रमा। तो ये आपके दिन बहुत अच्छे बन जाएंगे। 7 और 8 तारीख को ये 5वें घर का बन जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो घर ही स्टॉक मार्केट का होता है, संतान का भी होता है, और कोई लॉटरी वगैरह भी आपकी लग सकती है। 14, 15, 16 तारीख को ये बनेगा 8वें घर का। ये अचानक धन लाभ या अचानक धन का व्यय हो जाना, उसका योग बनेगा। तो किसी की सलाह मशवरा लेके ही इन्वेस्टमेंट करें या इस दिन टाल दें। वहीं 21 और 22 तारीख को ये बनेगा 11वें घर का। ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा वहाँ से 5वें घर को देखेंगे, तो ये भी अच्छा राजयोग ही बनेगा। उसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा 2 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो ये भी एडिशनल डेज हैं जो आप नोट कर सकते हैं, यानी जब तीसरे घर में होंगे, तो 30, 31 और 2, 3 तारीख का भी जो दिन है, इसमें भी आप इस मामले में विचार कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं चंद्रमा की मूवमेंट की। चंद्रमा 1 तारीख को रहेंगे 2nd हाउस में, ये मैंने आपको बताया कि अच्छा रहेगा, और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है फैमिली में। 2, 3 और 30, 31 तारीख को 3rd हाउस में रहेंगे, तो आपके छोटे भाई बहन की भी तरक्की हो सकती है, आप काफ़ी मेहनत पुरुषार्थ से भी भरे हुए रहेंगे। 4, 5, 6 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 4th हाउस में। दोस्तों, कालपुरुष की कुंडली में चौथा घर चंद्रमा का ही होता है, यानी 4 नंबर राशि वहीं पड़ती है, और चंद्रमा जब भी यहाँ आते हैं तो कारक भाव नाशय का दोष लगाते हैं, और वैसे भी वो अपने घर 5वें से 12वें पोजीशन पे चले जाएंगे, तो थोड़ा घर में कलह होना, माता के साथ थोड़े विचार ना मिलना, ऐसी स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा घर में सुख शांति बना के चलें। 7 और 8 तारीख को आपके संतान की तरक्की हो सकती है, एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। 9, 10, 11 तारीख को
कुछ ना कुछ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा छठे घर में जाएंगे। छठा घर रोग, शत्रु और दुर्घटना का होता है और कोई कंपटीशन के लिए भी देखा जाता है। तो इसलिए अगर तो आप स्टूडेंट हैं और आपका कोई एग्ज़ाम पढ़ रहा है, तब तो अलग बात है, यानी आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ इस दिनों में थोड़ा अपना ध्यान ही रखें। 12-13 तारीख बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में होगा, तो आपके बिजनेस में या जॉब में आपको या स्पाउस की चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इवन डेली इनकम करने वालों के लिए भी ये अच्छा रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, 12-13 तारीख को सूर्य के बहुत पास होंगे चंद्रमा, तो अमावस दोष के भी आसपास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा उस दिन में संभलें, और यही स्थिति 14, 15, 16 को भी रहेगी, क्योंकि सूर्य भी ट्रांजिट करके इस घर में आने वाले ही होंगे। तो इसलिए ये अमावस वाला जो पीरियड होगा 2-3 दिन का, उसमें विशेष ध्यान रखें अपनी मानसिक स्थिति का या अपने संतान पक्ष का। 8वें घर में जब चंद्रमा आएंगे तो थोड़ा आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाहर का खाना अवॉइड ही करें, और वहीं नींद पूरी लेने की भी कोशिश करें, यानी अपनी इन जनरल हेल्थ का ध्यान रखें। 17 और 18 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे 9th हाउस में। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में होगा, वो भी मंगल की राशि में, और ये भाग्य का घर है। इन दिनों में आप धार्मिक चीज़ों में रुचि ले सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, और आपके पिता पक्ष की भी उन्नति हो सकती है। 19-20 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे 10th हाउस में। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, यानी जॉब में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अगर कहीं आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए पाए जाएंगे। बॉस भी आपकी सराहना ही करेंगे। 21-22 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे 11th हाउस में। ये आपको कुछ मान सम्मान भी दिला सकता है, यानी जो आपने प्रदर्शन या अच्छा काम किया उस वजह से आपका प्रमोशन का या इंक्रीमेंट का भी सीन बन सकता है। 23, 24, 25 तारीख को चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ाएंगे, और 23 तारीख को तकरीबन बाकी का दिन, जो आधा दिन बचेगा, उसमें शनि के बहुत पास होने की वजह से विष दोष में भी रहेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, और अपने जो भी खर्चे हैं वो सोच समझ के करें। अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश में काम करते हैं, तो 24 और 25 तारीख को थोड़ा आपके काम करने का जो स्टाइल है उसमें आपको चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। बृहस्पति देव का स्ट्रांग हो जाना, राहु से बहुत दूरी बन जाना, और कहीं ना कहीं मंगल का, सूर्य का जो मित्र हैं बृहस्पति के, उनकी दृष्टि पहले घर पे होना, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी ही रहेगी। फैमिली की बात करें तो फैमिली के साथ थोड़ा मनमुटाव आपका हो सकता है, जो मैंने आपको बताया कि कुछ दिनों का आप ध्यान रखें। अदरवाइज़ फैमिली में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, किसी का बर्थडे हो या कुछ और हो, उसमें आप कुछ फंक्शन अटेंड भी कर सकते हैं। माता पक्ष की हेल्थ का ध्यान रखें 4, 5, 6 तारीख को, और वहीं 17, 18 तारीख को जैसा मैंने आपको बताया, आप 14, 15, 16 तारीख को बताया, तब भी आप अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। दोस्तों एजुकेशन की बात करते हैं। चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, तो कुछ दिन मैंने आपको जो बताए थे वो अच्छे रहेंगे, और वहीं अगर आप कुछ कंपटीशन वगैरह देना चाहते हैं तो उसके लिए 9, 10, 11 तारीखें भी अच्छी बनती हैं, और 17, 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक भी आपका एजुकेशन में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों भले ही 9वें घर में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये घर मंगल का है, मंगल इस कुंडली में योग कारक हैं, और चंद्रमा अपना रिजल्ट 9वें घर में अच्छा ही देते हैं, भले ही नीच राशि में जा रहे हों, क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चला गया, तो उनके ऊपर नीच का होने का दोष नहीं लगता 9th हाउस में, क्योंकि वो घर भी धर्म का है। अगर हम प्रेम प्रसंगों की बातें करें, यानी जो लड़के लड़कियों की कुछ मित्रता चल रही है, दोस्ती है, तो इनके लिए कुछ डेट्स ऐसी बन रही हैं जहाँ पे ये डेटिंग वगैरह पे जा सकते हैं। ये दिन रहेंगे 7, 8 तारीख को, ये रहेंगे 9, 10, 11 तारीख को, और उसके अलावा 24 और 25 तारीख को भी ऐसा सीन बना सकते हैं। 17, 18 तारीख और 26, 27 भी अच्छी तारीखें बनेंगी अगर डेटिंग पे जाना चाहते हैं। दोस्तों 12 और 13 तारीख ऐसी है, क्योंकि 5वें घर का मालिक स्पाउस के घर में बैठा होगा, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को या लव पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं इन दिनों में, यानी जब 12-13 तारीख होगी, तो उस तारीखों में हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ डेटिंग पे जाएं और कहीं ना कहीं कमिटमेंट करते हुए पाए जाएं। अगर हम बात करें ओवरऑल जॉब की, तो मैंने आपको बताया कि ये दिन थोड़े अच्छे रहेंगे, आपको अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है।
मैरिज और स्पाउस के लिए दोस्तों कुछ दिन बनेंगे जो मैंने आपको बताए, लेकिन इन जनरल मंगल का 7वें घर में बैठे होना 3 तारीख तक, मंगल दोष का निर्माण करना और फिर 8वें घर में चले जाना, थोड़ा स्पाउस और इन लॉज के साथ बना के चलें। अगर कुछ परेशानी चल रही है तो उसे टालने की कोशिश करें। अगले महीने के मिड के बाद से स्थितियाँ आपके पक्ष में आ जाएंगी, लेकिन तब तक थोड़ा बचाव रखें, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो फायर प्लैनेट्स हैं और स्पाउस के घर में बैठे हुए हैं और फिर चले जाएंगे 8वें घर यानी इन लॉज के घर में। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि स्पाउस की तरक्की हो सकती है, क्योंकि 7वें घर में पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है भद्र नाम का, तो कहीं ना कहीं स्पाउस की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना या उनको जॉब या बिजनेस में अच्छा कुछ प्रदर्शन मिल पाना, ऐसा हो सकता है। ओवरऑल फाइनेंसिस की बात करें तो दोस्तों, आपके सेकंड हाउस के मालिक का महीने के 3 तारीख तक 7th हाउस में रहना, फिर 8वें घर में चले जाना और अपने ही घर को देखना, तो फाइनेंशियल फ्लो आपका ऐसा रहेगा कि पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो इसलिए खर्चे जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। वहीं 11th हाउस के मालिक का 12th हाउस में बैठे होना, यानी लाभ के मालिक का खर्चे में बैठे होना, तो कहीं ना कहीं गेन भी जो आपके होंगे, अगर विदेश से रिलेटेड हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप खर्च एक्स्ट्रा कर सकते हैं, यानी किसी के ऊपर परोपकार करके, कहीं डोनेट करके या कोई पूजा पाठ करा के। और ऐसा अगर आप कराते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, यानी किसी की अच्छी राय मशवरा लेके ही ये सब चीज़ें करें। दोस्तों अब आ जाते हैं आपके लिए लकी कलर क्या रहेंगे और आपको पूजा क्या करनी चाहिए। आपको लकी कलर रहेंगे येलो, वाइट और वहीं पे रेड। तो इन कलर्स का आप ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। और वहीं आपको पूजा करनी चाहिए बृहस्पति देव के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र नाम, ये सारे ही अच्छे रहेंगे। इनमें से आप कोई भी करना चाहते हैं, छोटा मंत्र करना चाहते हैं तो ओम विष्णुवे नमः भी कर सकते हैं या ओम गुरुवे नमः। चंद्रमा के लिए आप ओम सोम सुमाय नमः का भी मंत्र कर सकते हैं, जो चंद्रमा का बीज मंत्र होता है, या फिर आप ओम नमः शिवाय या शिव चालीसा भी कर सकते हैं। और मंगल देव के लिए दोस्तों हनुमान चालीसा करना या बजरंग बाण करना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और वडवानल स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं जब ये 8वें घर में चले जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा आपके अगर कोई प्रश्न है, आपकी अगर कोई विशेष परिस्थिति है या कुछ ऐसा निर्णय लेना है जॉब से रिलेटेड हो या मैरिज से रिलेटेड हो, तो आप अपनी कुंडली का अच्छे से कहीं ना कहीं डिस्कशन करने के बाद ही किसी निर्णय पे पहुँचें। गोचर का अपना अलग रिजल्ट होता है, लेकिन तब भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका लगन कैसा है, 5वां घर कैसा है, 9वां घर कैसा है, बाकी घर कैसे हैं, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।